तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है पुश इन बूट्स द लास्ट विश। ये मूवी 2011 में आई हुई मूवी पुश इन बूट्स का सेकंड पार्ट है। इस मूवी के सेकंड पार्ट को आने में 11 साल लग गए। खैर मूवी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें ये बताया गया होता है कि अंतरिक्ष से एक विशिंग स्टार धरती पर एक जंगल में आके गिरता है जिससे पूरा जंगल काला हो जाता है। लेकिन फिर वह विशिंग स्टार जंगल में एक नई जान भर देता है और ये भी बताते हैं कि अगर कोई भी उस विशिंग स्टार से विश मांगेगा तो वो स्टार उसकी विश पूरी करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी के लीड कैरेक्टर पुश इन बूट्स को दिखाया जाता है जो कि गांव के लोगों के साथ मेयर के घर में पार्टी कर रहा होता है और गांव के लोग भी पुश के साथ खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। सब लोग इंजॉय कर ही रहे होते हैं कि गाँव का मेयर वहाँ आ जाता है और पुश इन बूट्स को देखकर कहता है कि ये तो डाकू पुश इन बूट्स है और कहता है कि सभी गांव वालों को गिरफ्तार कर लो और पुश इन बूट्स का सर धड़ से अलग कर दो। मेयर के सैनिक और पुश के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई के शोर से जंगल का एक दानव जाग जाता है और सभी लोगों पर हमला कर देता है। पुश जब ये देखता है तो वो भी दानव से लड़ने के लिए आ जाता है और उसे हराकर सभी गाँव वालों को बचा लेता है। लेकिन दानव को मारने के बाद उस पर एक बड़ी घंटी गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुश डॉक्टर के पास है। डॉक्टर पुश के होश में आने के बाद बताते हैं कि तुम मर गए थे, तुम्हें अब सावधान रहना होगा क्योंकि तुम्हारे पास 9 में से अब एक ही लाइफ बची है। तुम्हारे पास 9 जिंदगियां थी मगर तुमने 8 जिंदगियों को वेस्ट कर दिया है। पुश डॉक्टर के समझाने के बाद भी नहीं समझता है और कहता है कि मैं पुश इन बूट्स हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि पुश को ये घमंड है कि वो कभी मर नहीं सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुश एक बार में होता है और तभी उसे वहाँ एक भेड़िया मिलता है। पुश पहले उसे थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो भेड़िया पुश से ऑटोग्राफ मांगता है उसी के वांटेड पोस्टर पर जहाँ डेड लिखा होता है। पुश उसे भेड़िए से कहता है कि मैं मौत से डरता नहीं हूँ, उस पर हंसता हूँ। पुश की ये बात सुनकर भेड़िया बोलता है कि तुम्हारी ये हंसी मैं उड़ा दूंगा। पुश इस पर बोलता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। इसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है लेकिन पुश उस भेड़िए से हार जाता है और पहली बार उसे मौत का डर एहसास होता है। डर से पुश वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुश एक बिल्लियों के अनाथ आश्रम पहुँच जाता है और वहाँ पर वो अपनी सभी चीज़ों को दफना देता है। वह आश्रम के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है बिल्कुल एक मामूली सा बिल्ला बनकर। तभी वहाँ आश्रम की ओनर मामा लूना वहाँ आ जाती हैं और पुश को अंदर लाकर उसे नहला धुलाकर उसे बिल्कुल साफ सुथरा कर देती। पुश को सभी बिल्लों और बिल्लियों के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा होता है मगर धीरे धीरे वो वहाँ रहना सीख जाता है। इसके बाद हम हमारे पहले विलन ग्रुप को देखते हैं जो सिर्फ कहने के लिए ही विलन होते हैं, जिसमें 3 भालू और एक लड़की होती है। वो चारों फैमिली की तरह होते हैं जिसमें से फीमेल भालू का नाम होता है मामा, मेल भालू का नाम होता है पापा और छोटे भालू का नाम होता है बेबी, और उसमें से लड़की का नाम होता है गोल्डी। वो पुश इन बूट्स को ढूंढ रहे होते हैं। वो उसे किस लिए ढूंढ रहे होते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पुश सभी कैट के साथ मिलकर खाना खा रहा होता है और तभी उसे वहाँ एक डॉग मिलता है जो कि बिल्ला बनकर वहाँ रह रहा होता है। पुश उसे पहचान जाता है कि वो डॉग है। वो डॉग पुश से कहता है कि तुम किसी को मेरे बारे में मत बताना कि मैं डॉग हूँ। पुश कहता है कि तुम कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। डॉग और पुश बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली आ जाती है। पुश और डॉग वहाँ छुप जाते हैं। गोल्डी अनाथ आश्रम की ओनर से पूछती है कि क्या तुमने पुश इन बूट्स को देखा है। वो कहती है कि मैं पुश इन बूट्स को नहीं जानती हूँ, मैंने उसे नहीं देखा। गोल्डी के पापा बेयर उससे पूछते हैं कि पुश इन बूट्स कहाँ हैं। वो तब भी कुछ नहीं बताती। फिर जब उन्हें पुश इन बूट्स मिलता है तो वह उसे उसकी दाढ़ी की वजह से पहचान नहीं पाते। उन सभी को पुश इन बूट्स की कब्र मिलती है जहाँ पुश ने अपने बूट्स और हैट को दफनाया था। उस कब्र से उन्हें ये लगता है कि पुश इन बूट्स अब मर चुका है। पुश उन सबको ये कहते हुए सुनता है कि पुश तो अब मर चुका है, अब हम विशिंग स्टार के नक्शे तक कैसे पहुँचेंगे। पुश जब इन सब की ये बात सुनता है तो उसे यह यकीन हो जाता है कि विशिंग स्टार सच में है और वह उससे एक विश मांग सकता है कि उसे वापस से 9 जिंदगियां मिल जाएं। उन लोगों के जाने के बाद वह वापस से अपने पहले वाले रूप में आ जाता है और चल पड़ता है विशिंग स्टार के नक्शे को ढूंढने के लिए।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुस एक पाई फैक्ट्री पहुंच जाता है नक्शे की तलाश में। उसके पीछे डॉगी भी वहां पहुंच जाता है। फिर हमें पाई फैक्ट्री के मालिक को दिखलाया जाता है, जो कि हमारा सेकंड विलन है, जिसका नाम है बिग जैक हॉर्नर। दो लेडी वांटेड उसके लिए विशिंग स्टार का नक्शा ढूंढ कर लाती हैं। पुस जब उस नक्शे को देखता है तो वो उस नक्शे को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन किटी सॉफ्ट पॉज पहले से ही उस नक्शे को चुराने के लिए पहुंच चुकी होती है और पुस को नक्शा चुराने से रोकती है और उन दोनों में हाथापाई भी होती है। जिन लोगों ने मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो उन्हें मैं बता दूं कि किटी पुस की फ्रेंड थी। तो ऐसा क्या हुआ पुस और किटी के बीच कि किटी पुस के खिलाफ हो गई है, ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और बिग जैक हॉर्नर उन सभी को वहाँ देख लेता है। पुस और किटी वहाँ से नक्शा लेकर भागते हैं। डॉगी उनके लिए पहले से ही भागने के लिए घोड़ा गाड़ी तैयार रखता है। वे दोनों बाकी लोगों से बच भी रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ भी रहे होते हैं। वहाँ पुस को फिर से वही भेड़िया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वहाँ से भागने के बाद पुस और किटी दोनों नक्शा पढ़ते हैं और काले जंगल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वो विशिंग स्टार होता है। वे काले जंगल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन काला जंगल काला नहीं बल्कि बहुत सुंदर होता है अंदर से। पुस किटी से नक्शा मांगता है, लेकिन किटी उसे देने से मना कर देती है। फिर पुस अपना बहुत ही क्यूट सा फेस बनाता है। उसके ऐसा करने पर किटी भी ऐसा ही करती है। इन दोनों के इस क्यूट फेस का असर डॉगी पर पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों ही नक्शा देख रहे होते हैं। जब पुस नक्शे को हाथ लगाता है तो बहुत ही कठिन रास्ता दिखाता है वो नक्शा विशिंग स्टार तक पहुंचने के लिए। जब किटी नक्शे को छूती है तो तब भी वो नक्शा कठिन रास्ता दिखाता है, लेकिन जब डॉगी छूता है तो पहले दो रास्तों से आसान रास्ता दिखाता है वो नक्शा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉगी की कोई इच्छा नहीं होती कुछ भी पाने के लिए। वो दोनों नक्शा उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि नक्शा तुम अपने पास रखो। जब वो तीनों डॉगी के लिए बनाए गए रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें बड़े फूलों का जंगल मिलता है। फूल उन्हें आगे जाने से रोकते हैं। पुस और किटी उन फूलों से लड़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें हरा नहीं पाते हैं। लेकिन जब डॉगी उन फूलों को सूंघता है तो वो फूल उसे आसानी से आगे जाने देते हैं। डॉगी उन दोनों से कहता है कि तुम्हें इनसे लड़ना नहीं चाहिए, बस इन फूलों की खुशबू लो, ये तुम्हें अपने आप आगे जाने देंगे। पुस और किटी उससे पूछते हैं कि तुम इतने अजीब क्यों हो, शुरू से अपनी कहानी बताओ। डॉगी उन्हें बताता है कि मेरी लाइफ में शुरू से ही बहुत कॉमेडी रही है। जब मैं छोटा था मेरे घर वालों ने मुझे काली थैली में बंद करके मुझे फेंक दिया था, लेकिन मैं फिर भी वापस आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक मौजे में बंद करके एक नदी में फेंक दिया। जब पुस और किटी उसकी ये कहानी सुनते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है डॉगी के लिए। इधर हम देखते हैं कि गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली और बिग जैक हॉर्नर तेजी से उनके पीछे आ रहे होते हैं। बिग जैक हॉर्नर गोल्डी और उसकी फैमिली को रास्ते से हटा देता है और उस फूलों के बगीचे या जंगल में पहुंच जाता है। फूल उसे और उसके साथियों को रोकता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि तीनों नाव पर सवार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी पुस की दाढ़ी में खुजली होने लगती है। वो किटी से कहता है कि मेरी ये दाढ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन दुनिया मेरा सुंदर चेहरा देखना चाहती है। किटी कहती है कि तुम पर ये दाढ़ी अच्छी लग रही है, इसे ऐसे ही रहने दो। पुस कहता है कि मुझे इस दाढ़ी से बहुत परेशानी हो रही है। वो किटी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी ये दाढ़ी निकाल दो। किटी जब पुस की शेविंग कर रही होती है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये एक रोमांटिक सीन होता है। जब वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो बिग जैक हॉर्नर वहाँ पहुँच जाता है और डॉगी को पकड़ लेता है और पुस और किटी से कहता है कि नक्शा मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस डॉगी को मार दूंगा। फिर वहाँ गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली पहुँच जाती है। वह जैक हॉर्नर से कहते हैं कि नक्शा हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे बेकर को छोड़ेंगे नहीं। जैक हॉर्नर कहता है कि नक्शा मेरे पास नहीं है। तभी उन लोगों को नक्शा पुस के पास दिखता है और वह सभी आपस में नक्शे के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ लड़ाई चल रही होती है तो पुस को वहाँ फिर से वही भेड़िया नजर आता है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। पुस एक पेड़ के पास जाकर रुक जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है उस भेड़िया को देखकर। डॉगी पुस के पीछे पीछे आता है और उसे कंसोल करता है। वो पुस से पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। पुस बताता है कि मेरे पास ये एक आखिरी ज़िंदगी बची है और मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉगी कहता है कि डर लगना तो अच्छी बात है ना। पुस कहता है कि पुश इन बूट्स के लिए नहीं, मैं लोगों की नज़रों में एक हीरो हूँ। डॉगी कहता है कि ये बात किटी को बताएं। पुस कहता है कि नहीं, वो मेरा यकीन नहीं करेगी, सेंटा कलोमा की वजह से। फिर हमें पता चलता है कि
पुस और किटी दोनों सेंटा क्लोमा के चर्च में शादी करने वाले थे, लेकिन पुस शादी के डर से वहाँ से भाग गया और किटी को वहाँ अकेला छोड़ दिया। किटी ये सारी बातें सुन लेती है। इधर हम देखते हैं कि जब सभी लोग नक्शे के लिए लड़ रहे थे तो नक्शा गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली के पास आ जाता है। जब वो लोग नक्शे को पकड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें अपना घर दिखाई देता है। वे सब अंदर चले जाते हैं। गोल्डी को अपने बचपन की गोल्डी दिखाई देती है। वो ये देखती है कि कैसे वो बेयर फैमिली से मिली थी और कैसे वो उनके परिवार में शामिल हुई थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुस अपनी पहले की गलती के लिए किटी से माफ़ी मांगता है। किटी कहती है कि कोई बात नहीं, उस दिन मैं भी चर्च नहीं गई थी। पुस कहता है कि क्या तुम भी नहीं गई थी? किटी कहती है कि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे पहले प्यार की जगह नहीं ले सकती थी और वो थी तुम्हारी हीरोगिरी। इसके बाद किटी कहती है कि लेकिन अब तुम पहले जैसे पुस नहीं हो, तुम बदल गए हो और ये पुस मुझे पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिग जैक हॉर्नर अपनी इच्छा अपने कंधे पर बैठे ग्रास हॉपर को बताता है। वो बताता है कि दुनिया की सारी मैजिकल पावर्स मेरे पास हों। वो ग्रास हॉपर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी इच्छा कितनी डरावनी है। इधर हम देखते हैं कि पुस, किटी और डॉगी तीनों बेयर फैमिली के घर के पास पहुंच जाते हैं और नक्शा वापस लाने का प्लान बनाते हैं। पुस नक्शा लेने के लिए चुपके से अंदर जाता है लेकिन पकड़ा जाता है। दोनों ग्रुप्स में नक्शे के लिए फिर से लड़ाई होती है और नक्शा पुस और किटी के पास आ जाता है, लेकिन गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली डॉगी को पकड़ लेते हैं। किटी पुस से कहती है कि तुम नक्शा लेकर आगे जाओ, मैं डॉगी को बचाती हूँ। पुस जब आगे बढ़ता है तो उसे अपनी सारी लाइफ्स के पुस इन बूट्स दिखाई देते हैं। इधर हम देखते हैं कि डॉगी गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली के बीच होता है। डॉगी गोल्डी से कहता है कि तुम सच में सगी अनाथ बेटी। सभी लोग उसकी बात सुनकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। जैसे ही उन सबकी नज़रें डॉगी से हटती हैं तो किटी वहां आकर डॉगी को बचा लेती है। इधर हम देखते हैं कि पुस के पास वही भेड़िया आ जाता है और पुस कहता है कि तुम कोई किराए के गुंडे नहीं लगते हो। भेड़िया बोलता है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ और ये सीन सच में बहुत डरावना सा होता है। पुस उससे बचकर भागने लगता है और उसे हर जगह वही भेड़िया दिखाई देता है जो कि पुस की मौत है। वो भागते भागते विशिंग स्टार तक पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं कि बेयर फैमिली गोल्डी से पूछती है कि तुम्हें विशिंग स्टार से क्या विश मांगनी है। गोल्डी कहती है कि मुझे मेरी पहले वाली फैमिली चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं हैं? गोल्डी इस पर कुछ नहीं कहती। मामा बेयर बोलती हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम तुम्हारे साथ हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किटी पुस के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुमने फिर से मुझे धोखा दिया, तुम नक्शा लेकर भाग आए। पुस किटी से कहता है कि मेरे पास बस एक आखिरी ज़िंदगी बची है, मुझे बाकी की ज़िंदगियाँ भी चाहिए, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस पर किटी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो लेकिन तुम अब भी नहीं बदले हो। वो कहती है कि जाओ ले लो अपनी ज़िंदगियाँ और वहाँ से जाने लगती। पुस उससे कहता है कि मौत मेरे पीछे है। किटी पुस की बात सुनकर हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर बिग जैक हॉर्नर और गोल्डी और उसकी फैमिली आ जाती है और उन सब में फिर से नक्शे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। गोल्डी के हाथ में नक्शा आने वाला होता है लेकिन तभी वो देखती है कि उसका भालू भाई खतरे में है। वो दुविधा में पड़ जाती है कि नक्शे को पकड़े या अपने भाई को बचाए, लेकिन गोल्डी अपने भाई को बचाती है। इधर हम देखते हैं कि नक्शा जैक हॉर्नर के पास आ जाता है लेकिन किटी उससे नक्शा छीन कर उसे उसके मैजिकल बैग में ढकेल देती है। डॉगी नक्शा पुस के पास ले आता है और पुस से कहता है कि बचपन से ही मेरे पास एक ही जिंदगी है जो तुम्हारे और किटी के आने के बाद और भी खूबसूरत बन गई है। जीने के लिए शायद एक जिंदगी काफ़ी है। तभी वहाँ पुस की मौत आ जाती है जो कि भेड़िए के रूप में होती है और पुस की आंखों के सामने उसकी सारी जिंदगी की अच्छी यादें आने लगती हैं और उसे हिम्मत आ जाती है और वह मौत से लड़ने लगता है। पुस कहता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता मगर मैं तुमसे अपनी ये ज़िंदगी छीनने नहीं दूंगा। मौत उसकी आंखों में देखता है और उसे पता चल जाता है कि पुस इन बूट्स के अंदर जो घमंड था कि वो कभी मर नहीं सकता वो अब खत्म हो चुका है। मौत पुस से कहता है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी और मौत वहाँ से चला जाता है। बिग जैक हॉर्नर सच में बहुत बिग हो जाता है और अपने मैजिकल बैग से बाहर निकलता है क्योंकि उसने कुछ मैजिकल सब्सटेंस खा लिया होता है जिससे वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो नक्शा छीन लेता है उनसे और विश मांगने ही वाला होता है कि उसके पास डॉगी जाता है और अपना क्यूट सा फेस बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक हॉर्नर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुस और किटी उसे उसकी विश मांगने से रोकते हैं और नक्शा फाड़ देते हैं जिससे वो फिशिंग स्टार टूटने लगता है और जैक हॉर्नर वहीं फंस जाता है और उसका दी एंड हो जाता है। गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली
और पुस, किटी और डॉगी सभी बच जाते हैं और वो वहीं बैठकर आसमान के नज़ारों का मज़ा लेते हैं। गोल्डी अपनी बेयर फैमिली से कहती है कि आप ही मेरी फैमिली हो। बेयर फैमिली पुस, किटी और डॉगी को गुड बाय कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमें उसी मेयर को दिखलाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में था। मेयर कहीं जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी पानी की बोट वहाँ नहीं होती। वह समझ जाता है कि ये काम पुश इन बूट्स ने किया है। वह ज़ोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि पुस, किटी और डॉगी जहाज़ पर सवार होकर फार फार अवे जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।